हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक है, उसी के लिए फाइनल रिवीजन जीके जीएस का करने वाले हैं। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बचे जो हमारे एग्जाम में आए और हमने पढ़ाया ना हो, उसका प्रयास करते हुए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा। 2023 में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि पहला संस्करण कहां पर हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण अगर आपसे पूछ ले, उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के भी कहां पर? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में हुआ था। और अगर आपसे पूछ ले किस यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया, तो जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, इसमें जो यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही थी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही। और अभी हम अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में जो हुए हैं 2025 में हुए, 2025 में हुए हैं। और अगर आपसे पूछ ले 2025 के कहां पर हुए, तो 2025 के राजस्थान में हुए हैं। 2025 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में हुए। और यहां पर किसने टॉप किया? तो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहां पर टॉप किया है। आगे अगर आपसे पूछ ले, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में अगर आपसे पूछे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, क्या इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से भी जाना जाता था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से भी इनको जाना जाता था। पहली बार कब हुए? तो पहली बार 2018 में हुए ये। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। आपसे पूछ ले कहां पर किया गया था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पहली बार दिल्ली में किया गया। दिल्ली में किया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा था, टॉप पर राज्य यहां पर रहा था हरियाणा। हरियाणा टॉप पर रहा। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले अभी वर्तमान में कहां पर हुए, 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए, तो 2025 के बिहार में हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के कहां पर हुए? बिहार में हुए। आगे आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को कराने का काम किसका है, तो इन्हें कराने का काम है खेल मंत्रालय का। खेल मंत्रालय कराता है। ठीक है, खेल मंत्रालय इनको कराता है। और दोनों का यदि मुख्यालय यदि आपसे पूछ लिया जाए, तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। लैंथेनाइट्स के साथ किन दो तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? टाइटेनियम और जिरकोनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्कैंडियम और इट्रियम, जिंक या कैडमियम? बताइए राइट आंसर। तो लैंथेनाइड हमारी आवर्त सारणी में जो सबसे लास्ट का ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में ये पाए जाते हैं। और इसमें कौन से तत्व दुर्लभ मृदा तत्व है, तो राइट आंसर आपका होगा स्केडियम और इट्रियम। ठीक है, लैंथेनाइड श्रेणी में ये आते हैं। पूछ ले आपसे लैंथेनाइड श्रेणी में कौन कौन से परमाणु तत्व आते हैं, तो 57 से लेकर 71 तक के परमाणु तत्व इसमें आते हैं।
57 की बात करें हम लैंथेनम, लैंथेनम। और 71 की बात करें हम ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम आता है। ये आपको याद रखना है। और ये कैसे तत्व होते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, मतलब ये बहुत ही रेयर मात्रा में इनके अयस्क से निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। किस ब्लॉक में है ये? तो एफ ब्लॉक में है। और आप एक क्वेश्चन याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, मोजले को। आगे आपको याद रखना, एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड आता है और एक दूसरे तत्व आते हैं एक्टेनाइड, एक्टिनाइड भी एफ ब्लॉक में ही आते हैं। एफ ब्लॉक में दो तत्व आते हैं जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला आती हैं, ठीक है। और इसका जो परमाणु क्रमांक है 89 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइड श्रृंखला में आते हैं। दूसरा, आप एक्टिनाइड से आप याद रखना, इसके जो सारे तत्व हैं वो सभी रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले रेडियो एक्टिव तत्व होते क्या हैं, तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं पाए जाते। इनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया था? बताइए आप राइट आंसर इसका। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया हमें, ठीक है। तो कोई नहीं, देखिए फिर आइए। तो राज्य सरकार 1995 में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार, ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, 1995 में स्टार्ट किया था। आपको याद रखना है शांतला से, शांतला विष्णुवर्धन की पत्नी थी, विष्णुवर्धन की ये वाइफ है। और इन्होंने कहां पर राज्य किया था? कर्नाटक पर राज्य था। और पूछ ले आपसे, विष्णुवर्धन किस वंश के शासक हैं? होयसल वंश के शासक हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर इसका संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो संस्थापक होयसल वंश के नृपकाम सेकंड होयसल वंश के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, होयसल वंश की विष्णुवर्धन वास्तविक संस्थापक थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, विष्णुवर्धन के द्वारा ही कर्नाटक में चेन्ना केशवा टेम्पल बनवाया गया है, केशवा टेम्पल बनवाया गया है। और पूछ ले आपसे, किस स्टोन से बना है? सोप स्टोन से इसको बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और जो भी क्वेश्चन हम अपनी क्लास में ये हमने शामिल किए हैं, ये आपके एसएससी चाहे सीजीएल हो, सीएचएस हो, सीएचएसएल हो या कोई सा भी अन्य एग्जाम हो, सभी के क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किए हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चेन्नई के नेता को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता। जवाहरलाल नेहरू को, गोपाल कृष्ण गोखले को, खान अब्दुल गफ्फार खान को या मोहम्मद अली जिन्ना को? बताइए राइट आंसर। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इनसे आपको याद रखना है, इनके द्वारा 1929 में, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929 में खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमतगार जिसका अर्थ होता है ईश्वर के सेवक, ईश्वर के सेवक, ये आपको याद रखना। खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक इसका अर्थ होता है। और इस खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है, लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। और लाल कुर्ती दल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसको फॉलो करने वाले लोग थे
वो क्या करते थे, लाल टी शर्ट पहनते थे, इसलिए इसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान से आपको याद रखना है 1928 में पख्तून का प्रकाशन किया। पख्तून का प्रकाशन, पख्तून का प्रकाशन किया, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, और इनसे हम बात करें तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और भारत रत्न को पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तब भी आपका राइट आंसर ही होने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया था इनको, 1987 में दिया गया, 1987 में दिया गया था। आगे आपको याद रखना, अब तक केवल 2 लोगों को ही भारत रत्न दिया गया है जो विदेशी हैं। दूसरे पूछ ले आपसे कौन से हैं, तो 1990 में दिया गया उन्हें, 1990 में दिया गया। और किसे दिया गया, नेल्सन मंडेला को दिया गया, नेल्सन मंडेला को। तो नेल्सन मंडेला को ही दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। दूसरा, नेल्सन मंडेला की आप पुस्तक याद रखना, आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है, ये भी याद रखना आप। दूसरा आपको क्या याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और इन्होंने एक क्वेश्चन और याद रखना आप, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसका खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा विरोध किया गया था। रमण वीर राघवन, ये रामानंद है, गलत कर दिया, ये रमण वीर राघवन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, इसका राइट आंसर बताइए। तबला से, सितार से, मृदंगम से, बांसुरी से। रमण वीर राघवन किस वाद्य यंत्र से, तो इसका राइट आंसर होगा, इनका संबंध मृदंगम से है, मृदंगम से। मृदंगम एक 2 मुखी ड्रम होता है, जैसे ढोलक होती है ना, ढोलक से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसी की तरह का, उसी कॉन्सेप्ट का होता है, ठीक है। मृदंगम 2 मुखी ड्रम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था, डालचंद शर्मा के बारे में याद रखना आप, डालचंद शर्मा के बारे में। इनका संबंध पखावज से है, पखावज से संबंध है डालचंद शर्मा का। दूसरा आप याद रखना, बांसुरी से आपसे पूछ ले, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष और टी.आर. महालिंगम, टी.आर. महालिंगम का संबंध बांसुरी से है। आगे आप सितार से याद रखना, सितार पंडित रविशंकर के बारे में याद रखना, पंडित रविशंकर। और यदि आपसे पूछ ले ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तब भी आपका राइट आंसर 1967 से 1968 में दिया गया था, पंडित रविशंकर को ही। दूसरे कौन है, और सितार वादक निखिल बनर्जी हैं, निखिल बनर्जी। आगे बात करूं मैं तो विलायत खान का संबंध किससे है, तो विलायत खान का संबंध भी सितार वादक से ही है। तबला के बारे में आप याद रखना, तबला की अगर बात की जाए तो तबला के फेमस कलाकार डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आगे इनके पिता अल्लाह रखा खां के बारे में याद रखना, अल्लाह रखा खां के बारे में आप याद रखना।
इनका संबंध किससे है? तो ये तबला वादक हैं। श्री रंगराजन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कर सुधार से, बैंकिंग सुधार से, गरीबी मापन से, शिक्षा नीति से। बताइए आप राइट आंसर इसका। तो रंगराजन समिति, चाहे रंगराजन समिति हो, चाहे लक्कड़वाला समिति हो, या आपकी तेंदुलकर समिति हो, सभी का संबंध गरीबी से ही है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। गरीबी से संबंध है। गरीबी का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी से आप याद रखना, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और यदि आपसे ग्रांड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया पूछ ले तब आपका राइट आंसर अरुणा आसफ अली होगा। वुमेन पूछ ले, ग्रांड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया, अरुणा आसफ अली आपका राइट आंसर होगा। आसफ अली। आगे मैं बात करूं तो दादा भाई नौरोजी ने गरीबी का जो मापन है अपनी कौन सी पुस्तक में बताया था? तो दी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या ये ध्यान रखना, दी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी के आंकड़े पहली बार दिए थे। दूसरा मैं आपसे बात करूं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने इसी पुस्तक में दी, जिसे हम धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछ ले, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये आपको याद रखना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कौन सी पंचवर्षीय योजना उसके कार्यकाल से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, तब आपका राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना ही होने वाला है। और इसी में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। यह भी गरीबों के लिए ही, गरीब और वंचित लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसे एमएनपी भी बोलते हैं, ठीक है। एमएनपी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे उद्देश्य पूछ ले क्या था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, व आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं गरीबी की और कौन सी समिति है, लक्कड़वाला समिति गरीबी से ही संबंध है। लक्कड़वाला समिति का तेंदुलकर समिति का संबंध, तेंदुलकर समिति का संबंध भी किससे है? तो उसका संबंध भी गरीबी से ही है। और वर्तमान में गरीबी के आंकड़े कौन प्रस्तुत करता है? तो वर्तमान में गरीबी के जो आंकड़े हैं, वर्तमान में गरीबी के आंकड़े एनएसएसओ इकट्ठा करता है। एनएसएसओ इकट्ठा करता है और जारी कौन करता है? तो नीति आयोग जारी करने का काम करता है। नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलना इन्हें। वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां सभी मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती है
क्या कहलाता है? बताइए, वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां पर सभी मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती हैं क्या कहलाता है? समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल या बाह्य वायुमंडल? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, जिस पर हम तुम सभी लोग सांस लेते हैं, रहते हैं, उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल से आप याद रखना, पृथ्वी की सर्वाधिक जलवाष्प 99% जलवाष्प यहीं पर पाई जाती है। 99% जलवाष्प कहां पर पाई जाती है? क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। दूसरा आपको क्या याद रखना, क्षोभ मंडल से सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं। मौसमी घटनाओं से मतलब है बिजली का कड़कना, बिजली कड़कना, बरसात होना, वर्षा का होना, आंधी चलना, ये सभी घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं। अगर आपसे पूछ ले सबसे शांत परत कौन सी है, तो समताप मंडल सबसे शांत है। समताप मंडल सबसे शांत परत है। यहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं। आपसे पूछ ले हवाई जहाज कहां पर उड़ते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ते हैं और सबसे शांत परत है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर पूछ ले पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल है। मंडल की सबसे ठंडी परत है, ये भी आप याद रखना। दूसरा मध्य मंडल से आप याद रखना कि जो उल्का पिंड है, जिसे आप टूटता हुआ तारा बोलते हैं और विष मांगते हैं, वो उल्का पिंड इसी परत में आकर नष्ट हो जाते हैं। उल्का पिंड इसी परत में आकर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा आप याद रखना, उल्का पिंड से बने भारत की एकमात्र झील कौन सी है, तो उल्का पिंड से बनी भारत की एकमात्र झील लोनार झील है। लोनार झील है, जो कि कहां पर है, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। अभी कुछ दिनों पहले बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि अपने रंग बदलने के लिए लोनार झील जानी जाती है। आगे बात करें हम बहिर्मंडल, ये हमारे वायुमंडल का सबसे बाहरी परत होती है। उससे पहले आयन मंडल होता है, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल से एक क्वेश्चन आपको याद रखना, जो रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक है, आप रेडियो तरंगे, जो रेडियो होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकरा कर ही वापिस लौट आती हैं। रेडियो तरंगे वापिस आती हैं कहां से? आयन मंडल से टकरा कर ही वापिस आ जाती हैं। ठीक, समताप मंडल से आप एक क्वेश्चन और याद रखना, ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन परत, जो कि सूर्य की यूवी रेज से, हमारी जो अल्ट्रावायलेट सूर्य की प्रकाश बैगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। और आपसे पूछ ले सूर्य की जो प्रकाश बैगनी किरणें हैं, उनसे कौन सी बीमारी होती है, तो स्किन कैंसर होता है। स्किन कैंसर से बचत करती है ओजोन परत ही करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 जीता था? चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान। ये अभी 2025 में जो एग्जाम हुआ था ना आपका एसएससीजीडी का, उसी में पूछा गया है ये। ठीक है, एसएससीजीडी का ही पेपर है ये। और तो भारत ने किसे हराया? इंडोनेशिया को हराया है, ये आपको याद रखना है। थॉमस कप की यदि आपसे बात की जाए, थॉमस कप की कब हुआ? पहली बार 1948 से 1949 में हुआ था। दूसरा किसने किसको हराया? तो मलेशिया ने डेनमार्क को हराया। डेनमार्क को हराया। दूसरा आपको याद रखना, जो थॉमस कप है, ये पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। और जब इसकी स्थापना की गई उस समय पर ये 3 वर्षों में एक बार होती थी, लेकिन वर्तमान में ये द्विवार्षिक है, यानी 2 सालों में एक बार
होती है। और यदि आपसे पूछ ले 2026 में कहां पर होगी, 2026 में डेनमार्क में इसका आयोजन किया जाएगा। डेनमार्क में आयोजन किया जाएगा। जैसे थॉमस कप पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, उसी तरह से उबेर कप महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। उबेर कप के बारे में भी आप याद रखना। उबेर कप महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता है और ये भी 2026 में कहां पर होगी, डेनमार्क में ही होगी। और ये भी एक द्विवार्षिक 2 साल में होने वाली प्रतियोगिता है। 2 साल में होने वाली प्रतियोगिता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, इन्हें कराने का काम किसका है, तो इसे कराने का जो काम है वर्तमान में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, ठीक है, जिसे पहले BWF के नाम से भी जाना जाता था। 1934 में स्थापना की गई, बाद में इसका नाम इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बाद में किया गया है। मुख्यालय कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर में, मलेशिया में इसका मुख्यालय है। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ही थॉमस कप या उबेर कप का आयोजन करवाती है, यह भी आपको याद रखना है। चापचर कूट त्योहार किस राज्य में सुनहरी फसल के लिए मनाया जाता है? मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में या मेघालय में? बताइए राइट आंसर। चापचारकूट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है। बेसिकली झूम खेती को लेकर, जो झूम खेती होती है ना, जो स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। कहां पर? मिजोरम में। और चापचारकूट नृत्य या फेस्टिवल के समय पर ही एक डांस किया जाता है जिसे बोलते हैं चेराव डांस। चेराव नृत्य का आयोजन किया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले, इसी चेराव नृत्य को ही बंबू डांस या बांस नृत्य भी कहा जाता है। बंबू डांस कहा जाता है। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं और कौन कौन से त्योहार मिजोरम में मनाए जाते हैं, तो पावलकूट है, पावलकूट है। उसके बाद आपसे पूछ ले, एंथूरियम फेस्टिवल है, एंथूरियम फेस्टिवल। और एंथूरियम फेस्टिवल से आप ध्यान रखना कि मिजोरम का फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो मिजोरम का फूलों का त्योहार एंथूरियम को ही कहा जाता है, फूलों का त्योहार। और यदि आपसे पूछ ले, एक त्योहार है बथुकम्बा, उसको भी फूलों का त्योहार कहा जाता है। बथुकम्बा त्योहार कहां पर मनाया जाता है? बथुकम्बा फूलों का त्योहार है और तेलंगाना में ही मनाया जाता है। तेलंगाना में ही मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे आपको क्या याद रखना है इससे? जगत तालम नृत्य का आयोजन कहां पर किया जाता है? जगत तालम नृत्य का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? मिजोरम में ही किया जाता है। चेल्लम डांस का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो चेल्लम डांस भी मिजोरम में ही किया जाता है। और यदि आपसे पूछ ले, खुल्लम डांस कहां पर किया जाता है, खुल्लम नृत्य का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो मिजोरम में ही खुल्लम नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इस खुल्लम नृत्य को मेहमानों का नृत्य भी कहा जाता है, मेहमानों का नृत्य भी कहा जाता है। दूसरा आप याद रखना, भूटान में, भूटान का एक डांस है जिसे मेहमानों का नृत्य कहा जाता है। कौन सा है वो? जोनपा लैक्सो, जोनपा लैक्सो भूटान का अतिथि नृत्य, ये भी आप याद रखना। भूटान का अतिथि नृत्य है जोनपा लैक्सो, भूटान में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चिल्लम हो गया, जगत तालम हो गया, चिराव हो गया, ये सभी कहां पर? मिजोरम में ही किए जाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है?
पहली पंचवर्षीय योजना को, दूसरी पंचवर्षीय योजना को, तीसरी पंचवर्षीय योजना को या चौथी पंचवर्षीय योजना को? बताइए राइट आंसर। दूसरी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। यह आपको याद रखना है। कार्यकाल 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल रहा है। दूसरा आपको याद रखना है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण पर आधारित थी। जो इसका उद्देश्य था वो औद्योगिकरण था, औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। और इसके तहत 3 फेमस उद्योग, जिसमें राउरकेला, दूसरा भिलाई, तीसरा दुर्गापुर, 3 उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्थापित किए गए थे। दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला पूछ लें आपसे, उड़ीसा में है। राउरकेला के बारे में पूछ ले किस देश के सहयोग से, तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। पूछ ले भिलाई रूस की सहायता से लगाया गया। दुर्गापुर पूछ ले तो ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर को स्थापित किया गया था। ये 3 उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाए गए। दूसरा अगर आपसे पूछ ले खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग जिसे केवीआईसी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1956 के अधिनियम से 1957 में दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही की गई। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, भारत का अगर सबसे लंबा बांध आपसे पूछ ले तो हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड का जो उद्घाटन है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही 1957 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था किसका? तो हीराकुंड डैम का, हीराकुंड परियोजना का। किस नदी पर है ये? महानदी पर है। और भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? हीराकुंड बांध ही है। जबकि देखो कंफ्यूज नहीं हो ना, हीराकुंड बांध का कार्य इसे बनना तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। मान लीजिए 1948 के आसपास से बनने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जो उद्घाटन हुआ, उद्घाटन इसका 1957 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। क्लियर है ये आपको? दूसरा आपको याद रखना है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहां पर लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार नागौर में लागू की गई थी। नागौर राजस्थान में लागू की गई। ये आपको ध्यान रखना है। नागौर राजस्थान में पंचायत व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया था। पूछ ले कब? तो 1959 में इसको लागू किया गया। ये भी याद रखना है। हालांकि बाद में इसे संवैधानिक बना दिया गया, लेकिन सर्वप्रथम अगर आपसे पूछे तो नागौर में लागू की गई थी। ठीक है, 1959 में राजस्थान में। रोपी किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। बताइए राइट आंसर। रोपी, रोपी अरुणाचल प्रदेश का एक डांस है। अरुणाचल प्रदेश का डांस है जो कि निसिंग और आदि जनजाति के द्वारा, निसिंग और आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले और कौन कौन से नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं, तो पोपिर डांस कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। पोनुंग डांस कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। सोलंग डांस कहां पर? उसका आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में ही किया जाता है। आगे अगर आपसे पूछ ले बुइया डांस कहां पर किया जाता है? बुइया डांस भी आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। बुइया के बाद आपको याद रखना चालो डांस के बारे में। तो चालो डांस का आयोजन भी कहां पर?
अरुणाचल प्रदेश में ही किया जाता है। और पूछ ले आपसे बारडो छम के बारे में, बारडो छम का आयोजन भी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में ही किया जाता है। अब आपको याद रखना है चालो, चालो से मिलता जुलता एक वर्ड है ढालो। अगर आपसे पूछ ले ढालो का आयोजन कहां पर किया जाता है, ढालो भी एक डांस है और इसका आयोजन गोवा में किया जाता है। गोवा में ढालो का आयोजन किया जाता है। दूसरा आपको याद रखना है बारडो छम, छम से मिलता जुलता कहीं ना कहीं छऊ है, ठीक। तो छऊ के बारे में याद रखना, छऊ की 3 शैली हैं और ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में इसका आयोजन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सर्वाधिक माना जाता है, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, ताओवाद, बताइए। निम्नलिखित कौन सा धर्म चीन में सर्वाधिक माना जाता है, तो बौद्ध धर्म चीन में सर्वाधिक माना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म चीन में सर्वाधिक, चीनी बौद्ध धर्म माना जाता है, ठीक। बौद्ध धर्म से आपको याद रखना संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के, संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध है, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एशिया का प्रकाश पुंज भी इनको कहा जाता है। दूसरा आप इनसे याद रखना, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है 35 वर्ष की आयु में कहां पर हुई थी, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा आपको क्या याद रखना है, कहां पर प्राप्त हुई, बोध गया में प्राप्त हुई, बोध गया में, और बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जब इन ज्ञान प्राप्ति के लिए ये भटक रहे थे उस समय पर इन्होंने कहां पर निवास किया था, कौन सी गुफा में निवास किया था, बताइए। तो उसका जो राइट आंसर होगा डुंगेश्वरी गुफा में, डुंगेश्वरी गुफा में निवास किया था। दूसरा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले इनका पहला उपदेश कहां पर दिया, ऋषिपत्तनम में दिया था पहला उपदेश, ऋषिपत्तनम में पहला उपदेश दिया, सारनाथ में है, ठीक। और उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, इनके गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है, गृह त्याग को महानिभिष्क्रमण के नाम से, भिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और जब इनकी मृत्यु हुई, अगर आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, यह आपको याद रखना है। और चीन का सर्वाधिक बौद्ध धर्म है, यह भी आपको याद रखना है। भारत में लोकपाल का पद किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, प्रशासनिक सुधार आयोग अधिनियम 1966, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, जो कि 2014 में लागू हुआ, 2014 में लागू हुआ। पूछ लें आपसे पहले कौन है, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल है। दूसरा आपको क्या याद रखना है, पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल है। वर्तमान में पूछ ले अजय मानिकराव, अजय मानिकराव खानविलकर वर्तमान में
लोकपाल है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि लोकपाल शब्द किसने दिया था। तो लोकपाल शब्द 1963 में एल.एम. सिंघवी के द्वारा यह शब्द दिया गया। और पहली बार विधेयक इसका कब पेश किया गया था, संसद में 1968 में पेश किया गया पहली बार विधेयक लोकपाल का। ठीक है, लोकपाल का 1968 में पेश किया गया। दूसरा आपको क्या याद रखना है, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। ठीक, ये खत्म हो गया था। उसके बाद वर्तमान में 2013 में आया, 2014 में पास हो गया, पिनाकी चंद्र घोष बने। और आपसे पूछले लोकपाल काम क्या करता था। लोकपाल जितने भी ग्रुप ए बी सी डी की जितनी भी नौकरी हैं उन सबके भ्रष्टाचार की जांच करता है, चाहे वो सचिव हो, सेक्रेटरी हो, डीएम हो, एसडीएम, कोई भी पदाधिकारी हो, सबकी जांच इसके द्वारा की जाती है। शिकायत करने पर चाहे सीबीआई का सहारा ले या खुद जांच करे, लोकपाल ही जांच करता है। ठीक, दूसरा ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहां पर आया। ठीक, कॉन्सेप्ट की बात करें इसकी हम, स्वीडन का कॉन्सेप्ट है ये। और स्वीडन में लोकपाल को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन के नाम से लोकपाल को जाना जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, देखो जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनकी जो एज है बनने की वो न्यूनतम 35 वर्ष है। ठीक, जो जैसे आपके विधायक हैं, ठीक, विधायक उनकी जो न्यूनतम एज है वो 25 वर्ष है। ठीक, उसी तरह से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आदमी अंदाजा लगाता है ना, तो इसी हिसाब से अंदाजा लगा देगा कि मतलब 35 है या 25 है, उसी में से लगा दो। लेकिन नहीं, लोकपाल की जो न्यूनतम एज है वो 45 वर्ष है। ठीक है, 45 वर्ष। और इस पॉइंट को आप नोट अवश्य करना, 45 वर्ष है लोकपाल बनने की न्यूनतम एज। ठीक है, 45 वर्ष। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है। गुणाढ्य हैं, हरिसेन हैं, क्षेमेंद्र हैं, राजशेखर हैं। बताइए राइट आंसर। बृहद कथा कोश पुस्तक के लेखक हरिसेन हैं। पहली बात कंफ्यूजन दूर करिए, ये हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं उसके दरबार में रहते थे। ये वो वाले हरिसेन नहीं है, ये एक जैन है और गुजरात में इनका निवास था उस समय पे, गुजरात में। इनके द्वारा बृहद कथा कोश पुस्तक लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाले नहीं है, सेकंड वाले नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको राजशेखर जो कि गुज्जर प्रतिहार वंश के दरबारी थे, गुज्जर प्रतिहार वंश के दरबारी थे। और इनके द्वारा काव्य मीमांसा लिखी गई है, काव्य मीमांसा लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काव्य मीमांसा किसने लिखी है, राजशेखर ने लिखी है। जबकि मैं गुणाढ्य की बात करूं आपसे, तो गुणाढ्य के द्वारा कंफ्यूजन ज्यादा होगा इसमें आपको, लेकिन आप ध्यान देना, बृहद कथा कोश हरिसेन ने लिखी है। अगर आपसे पूछ ले बृहद कथा, खाली बृहद कथा ही पूछे, तब आपका राइट आंसर गुणाढ्य होगा। बृहद कथा गुणाढ्य ने लिखी। और क्षेमेंद्र की बात करूं तो इन्होंने बृहद कथा मंजरी लिखी है। बृहद कथा मंजरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। और राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा लिखी गई है। लेकिन आप इस पर ध्यान देना, बृहद कथा कोश, बृहद कथा और बृहद कथा मंजरी। ठीक है, लंगवीर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए राइट आंसर। लंगवीर नृत्य, तो उत्तराखंड में किया जाता लंगवीर नृत्य, ये आप याद रखना। ठीक है, तो उत्तराखंड में और कौन कौन से नृत्य है, तो पांडव नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है।
पांडव नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है। दूसरा आप याद रखना, छोलिया डांस कहां पर किया जाता है? छोलिया डांस का आयोजन भी उत्तराखंड में ही किया जाता है, जो कि तलवार और ढाल के साथ ये नृत्य किया जाता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? दूसरा आपको पांडव हो गया, छोलिया हो गया, झोरा नृत्य के बारे में याद रखना है। झोरा नृत्य कहां पर किया जाता है? उत्तराखंड में ही किया जाता है। आगे अगर आपसे पूछ ले रम्मान नृत्य का आयोजन कहां पर किया जाता है? रम्मान का आयोजन भी कहां पर? उत्तराखंड में ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो भारत ने पहली बार 1951 में की थी। ठीक है, 1951 में एशियाई खेलों की मेजबानी की। और भारत की इसमें रैंक कौन सी रही थी? भारत की रैंक रही थी दूसरी। ठीक है, और आपको याद रखना है पहली किसकी रही थी? तो पहली जापान की रैंक रही थी पहले एशियाई खेलों में। कहां पर हुए थे ये? नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजन किया गया था, ये आप ध्यान रखना। दूसरा आपको एशियाई खेलों से और क्या ध्यान रखना है? तो एशियाई खेलों में पहला मेडल कौन लाया भारत की तरफ से? गोल्ड मेडल सचिन नाग लेकर आए थे। सचिन नाग लेकर आए थे। और कौन सा गेम है इनका? तैराकी में लाए। और वुमेन की बात करूं मैं आपसे, पहली महिला कौन लाई थी? कमलजीत संधू लाई। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कमलजीत संधू पहली महिला हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में मेडल जीता। ठीक, दूसरा आपको क्या याद रखना है? और आपको याद रखना है दूसरी बार भारत में अभी तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। दूसरी बार कब हुआ? दूसरी बार 1982 में हुआ था। 1982 में हुआ, ये आपको याद रखना। कहां पर हुआ था? ये भी नई दिल्ली में ही हुआ। नई दिल्ली में ही हुआ था। आगे आप याद रखना, एशियाई खेलों में पहली बार शुभंकर का आगमन कब हुआ? तो पहली बार शुभंकर को इसी में ही अपनाया गया था, जो कि कौन सा था? अप्पू था। अप्पू एक हाथी को कहा जाता है अप्पू। ठीक है, इसको शुभंकर बनाया गया था पहली बार एशियाई खेलों में, और 1982 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एशियाई खेलों में। दूसरा आगे आपको क्या याद रखना है? एशियाई खेलों को एशियाड कहा जाता है, जो कंट्रोल करता है। एशियाई ओलंपिक काउंसिल इसको कंट्रोल करता है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। 1982 में स्थापना की गई थी। और एशियाड भी इसको कहा जाता है। पहला पूछे आपसे, दिल्ली में ही हुआ, दूसरा भी दिल्ली में हुआ। ठीक, क्लियर है आपको ये सब? मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की थी? देना बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक या स्टेट बैंक? बताइए। स्टेट बैंक तो आप याद रखना, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर किया गया था। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक मोहम्मद यूनुस ने 1983 में स्थापित की। 1983 में स्थापित की बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। दूसरा आपको याद रखना, मोहम्मद यूनुस फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी इनको कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म ऋण का जनक। ठीक है, सूक्ष्म ऋण क्या होता है? बिना गारंटी के लोन देने का काम ये संस्थाएं करती हैं। माइक्रो फाइनेंस वाली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो अभी महिलाएं मिलकर जो समूह बना रही हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में बात करूं मैं, 1975 में पहला आरआरबी खोला गया।
पहला आरआरबी खोला गया था, कहां पर खोला गया? प्रथमा बैंक था और मुरादाबाद में खोला गया। ठीक है, भारत का पहला आरआरबी प्रथमा बैंक मुरादाबाद में था, 1975 में स्थापित किया गया। समिति कौन सी है? नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आरआरबी स्थापित किए गए, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर, यह आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर, और इसमें योगदान पूछ लेता है कि गवर्नमेंट का कितना योगदान होता है आरआरबी में। यहां देखिए आप, आरआरबी में 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है। ठीक, 35% स्पॉन्सर बैंक की होती है। स्पॉन्सर बैंक जिसकी हिस्सेदारी उस बैंक में आरआरबी में है उसे ही स्पॉन्सर कहा जाता है। जैसे प्रथमा बैंक है तो प्रथमा बैंक में सिंडिकेट बैंक की हिस्सेदारी थी, सिंडिकेट बैंक की हिस्सेदारी थी, और 15% होता है राज्य सरकार की हिस्सेदारी, राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें होती है। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने आरआरबी हैं? तो 28 राज्यों में 28 ही आरआरबी हैं, क्योंकि बहुत आरआरबी को समाप्त कर दिया गया, एक राज्य एक आरआरबी के तहत। और कितने हैं वर्तमान में? 28 आरआरबी हैं। बादामी के चालुक्य प्रारंभिक अवस्था में किस शक्ति के अधीन सामंत थे? राष्ट्रकूटों के, पल्लवों के, कदम्बों के या चोलों के? बताइए। बादामी के चालुक्य प्रारंभिक अवस्था में किस शक्ति के अधीन सामंत थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर कदम्ब होने वाला है, कदम्बों के। ठीक, कदम्बों के आपसे याद रखना है। मयूर शर्मा संस्थापक थे, मयूर शर्मा संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक में ही थे ये कदम्ब वंश। ठीक, और ये चालुक्य इन्हीं के सामंत थे। चालुक्य बादामी यानी बातापी इनकी राजधानी थी, बातापी राजधानी थी, इसलिए उनको बादामी कहा गया। और इसका फेमस शासक याद रखना आप, पुलिकेशन द्वितीय के बारे में आप याद रखना, पुलिकेशन द्वितीय के बारे में याद रखना। इनका और जो वर्धन वंश के हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन, इनके बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। और पुलिकेशन द्वितीय इस युद्ध को जीत गए थे। पुलिकेशन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि ली थी, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि ली थी, ये भी आपको याद रखना है। क्या चालुक्य वंश के बारे में, और चालुक्य वंश को समाप्त करके कौन सा वंश आया था? तो राष्ट्रकूट वंश आया था। राष्ट्रकूट वंश पहले चालुक्यों के ही अधीन सामंत थे, चालुक्य कदम्बों के अंतर्गत सामंत थे, ये भी आपको याद रखना है। कदम वंश का आपको काकुत्स वर्मा के बारे में याद रखना है, काकुत्स काकुत्स वर्मा के बारे में आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और पूछ ले गुप्त वंश ने किसके साथ? तो गुप्त वंश ने वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वाकाटक वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये भी आपको याद रखना है। मयूर शर्मा, काकुत्स वर्मा, ठीक है, इतना ही बहुत है इसमें। किस राज्य के कठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग मिला है। अरे सॉरी, पंजाब नहीं है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है।
याद रखना आपको, जीआई टैग का जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका मतलब होता है 1999 के अधिनियम से दिया जाता है। 1999 के अधिनियम से दिया जाता है। लागू कब हुआ ये? 2003 में लागू हुआ, और पहली बार 2004 2005 में दिया गया। और किसको दिया गया? दार्जिलिंग चाय, जो कि पश्चिम बंगाल की है। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया। ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं, एक पेटेंट होता है, पेटेंट, और एक होता है जीआई टैग। ठीक, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। जबकि पेटेंट आपसे पूछ ले, पेटेंट 20 वर्षों के लिए किया जाता है। ये भी आप याद रखना। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? ये क्या है? प्राइवेट कंपनी से गए हैं। प्राइवेट कंपनी जो स्पेस एक्स है। ठीक, स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो ये एलोन मस्क की कंपनी है। शुभांशु शुक्ला अभी गए हैं 2025 में। ये आपको याद रखना है, 2025 में गए हैं। स्पेस एक्स से गए हैं। स्पेस एक्स का भी कौन सा रॉकेट? फाल्कन 9 से गए हैं। फाल्कन 9 से गए हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, मैं आपसे बात करूं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति अगर आपसे पूछे, अंतरिक्ष में, ध्यान देना इधर, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति आपसे पूछे, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? पहले आप महिला लिखिए। ठीक है, पहली महिला कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला है। ठीक, पहले अगर भारतीय पूछे, राकेश शर्मा है पहले भारतीय। राकेश शर्मा है। और पूछे पहली महिला कौन है, तो पहली महिला है कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। और उसी के साथ पूछ ले, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली सुनीता विलियम्स है, ये आपको याद रखना है। पहली महिला कौन है अंतरिक्ष में जाने वाली? वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। पूछ ले आपसे पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है। पहली भारतीय महिला कल्पना चावला है। आगे आपको क्या याद रखना है? चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति आपसे पूछ ले कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। दूसरा आप याद रखना, दूसरे कौन गए थे इनके साथ? बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन। आपको ये याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तब आपका राइट आंसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही होने वाला है। कब पहुंचे थे, कब गए थे ये? 1969 में गए थे। ये आपको याद रखना है, चंद्रमा पर 1969 में गए। ठीक है, आज की अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।